अन्नदाता होने के साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था की भी धुरी हैं। वर्षों पूर्व हमारे देश के प्रमुख संहिता कृषि पराशर में भी उल्लेखित है, कृषिर धन्या कृषिर मेध्या जंतुनाम जीवनम कृषि, अर्थात कृषि से धन और ज्ञान प्राप्त होते हैं तथा कृषि ही मानव जीवन का आधार है। प्रदेश में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के तीव्र विकास के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसकी प्राप्ति के लिए कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। सिंचाई, प्रदेश के किसान साथियों को मॉनसून की अनिश्चितता एवं ग्राउंड वाटर की कमी के कारण अक्सर फसल खराबे तथा उत्पादकता की कमी का सामना करना पड़ता है। हरित क्रांति के प्रणेता भारत रत्न MS स्वामीनाथन ने भी कहा है, फार्मिंग इज द रिस्कीएस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड सिंस द फेट ऑफ द क्रॉप इज क्लोजली लिंक्ड टू द बिहेवियर ऑफ द मॉनसून। अर्थात खेती विश्व में सबसे जोखिम भरा व्यवसाय है, क्योंकि फसल का भविष्य मॉनसून पर निर्भर है। हमारी सरकार किसान साथियों को इस विडंबना का लगातार सामना करने से बचाने के लिए कृत संकल्पित है। इस दृष्टि से मैं राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में सिंचाई व्यवस्था के साथ ही जल संचय की प्रणाली विकसित करने के लिए हमारे इस कार्यकाल में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। ये हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि प्रदेश के 21 जिलों की लगभग 3,25,00,000 जनसंख्या को पेयजल तथा 2,80,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ERCP परियोजना, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को त्वरित गति से धरातल पर उतारने के लिए प्रथम चरण में रामगढ़ व महलपुर बैराज 12, नवनेरा बैराज से बिसलपुर बांध एवं ईसरदा बांध भरने हेतु आवश्यक कार्यों की 9,600 करोड़ रुपए की स्वीकृति एवं वर्क ऑर्डर्स भी जारी किए जा चुके हैं। माननीय सदस्य रोहित बोहरा, बैठिए 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 बैठिए, अरे बैठिए, पूरा होने दीजिए, बैठिए। माननीय मंत्री जी, अरे बिराजो, अब बिराजो। ERCP परियोजना के अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण लिंक व चंबल बेसिन के कार्यों को भी चरणबद्ध रूप से कराया जाना प्रस्तावित है। मैज बैराज बूंदी, डूंगरी बांध व राठौड़ बैराज सवाई माधोपुर व इनके परिवहन तंत्र के लगभग 13,000 करोड़ रुपए के कार्य, ईसरदा बांध से रामगढ़ बांध, जयपुर, जवानपुरा दवाई बांध, शाहपुरा बांध व बुचारा बांध लागत लगभग 4,100 करोड़ रुपए, डूंगरी बांध से अलवर रेजर्वायर लागत लगभग 9,700 करोड़ रुपए, बीसलपुर बांध से मोर सागर अजमेर, डूंगरी बांध से बंद बेरेठा होते हुए सुजान गंगा भरतपुर लिंक। इसी क्रम में चंबल बेसिन की नदियों से 12 जिले में 14,350 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई व पेयजल परियोजनाएं लगभग 1,240 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जानी प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्राय देखा गया है। बैठिए बैठिए, अरे बैठिए,
अरे पूरा उन्हें, अरे पूरा बैठे, उनको बैठा रहो। अरे मेरा काम है। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अपने वित्त मंत्री के भाषण में हस्तक्षेप मत करिए। बैठिए, बैठिए, अरे बैठिए, बैठिए। अरे आपको हो क्या गया? एक बैठेगा दूसरा खड़ा होगा। पूरा कर लीजिए, पूरा कर, टाइम से कल बात कर। अरे कल इस पर बहस होगी। आप कल, अरे आप कल बोलना। अरे विराज जी, कल आप चर्चा में बोलना। अरे अरे पूरा होने दीजिए। माननीय सदस्य खींची जी। प्रायः देखा गया है कि बरसात व बाढ़ के दौरान जल बहकर व्यर्थ चला जाता है। बाढ़ सुरक्षा प्रबंधन के साथ साथ ऐसे जल का सदुपयोग हो सके, इसके लिए दीर्घगामी योजना बनाकर हम रन ऑफ वाटर ग्रिड स्थापित करेंगे। इस ग्रिड के अंतर्गत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन परियोजनाओं एवं कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। एक बजट बनाने वाले को धन्यवाद तो दे दो। आप बैठिए, कल आप प्रस्ताव लाना, कल करेंगे। यमुना जल संबंधी कार्य। मान्य सदस्यों को विदित है कि वर्षों से चली आ रही यमुना जल से राजस्थान का हिस्सा प्राप्त करने की समस्या को माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने पहल कर केंद्र सरकार के सहयोग से समाप्त करते हुए 577 MCM पानी हेतु 17 फरवरी 2024 को हरियाणा से MOU कर प्रदेश को अपना हिस्सा दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। इस क्रम में ताजीवाला हेड हथनीकुंड बैराज हरियाणा पर राजस्थान को आवंटित यमुना जल को भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से डायवर्जन के कार्य की DPR 60 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। यमुना बेसिन में रेणुका व लखवार बांध का कार्य प्रगतिरत एवं किशाऊ बांध का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होना संभावित है। इससे चुरू, सीकर व झुंझुनू जिलों में वर्ष पर्यंत जल उपलब्ध हो सकेगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में जीर्णोद्धार एवं सिंचाई संबंधी विभिन्न कार्य चरणबद्ध रूप से 1430 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। फिरोजपुर फीडर। फिरोजपुर फीडर श्री गंगानगर के अंतर्गत प्रदेश के हिस्से का पानी उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत के कार्य हाथ में लिए जाना प्रस्तावित है। साथ ही नहरी क्षेत्र में डिगी निर्माण हेतु इस वर्ष 5000 किसानों को अनुदान दिया जाएगा। इस पर लगभग 160 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। गत सरकार द्वारा किसानों को निश्चित समय अवधि में कृषि विद्युत कनेक्शन देने का आश्वासन देकर भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया तथा मौके पर ट्रांसफार्मर आदि आवश्यक सामान की भी पूर्ति नहीं हो सकी। इस कारण प्रदेश का किसान अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसान साथियों की इसी समस्या को देखते हुए अब मैं किसानों के कृषि कार्य के लिए 31 मार्च 2024 तक लंबित विद्युत कनेक्शन आवेदनों की पेंडेंसी समाप्त करने की दिशा में इस वर्ष लगभग 1,45,000 विद्युत कनेक्शन जारी किए जाने की घोषणा करती हूँ।
किसान भाइयों की सुविधा के लिए कृषि कनेक्शनों के विद्युत भार को बढ़ाने हेतु स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना वॉलंटरी लोड डिस्क्लोजर स्कीम लागू की जाएगी। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी सरकार द्वारा वर्तमान में कुसुम योजना के माध्यम से कृषि कनेक्शनों के सोलराइजेशन करने के फलस्वरूप आगामी वर्ष से प्रारंभ करते हुए चरणबद्ध रूप से किसान भाइयों को दिन के समय में सिंचाई हेतु बिजली दिए जाने का कार्य वर्ष 2027 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। कृषि विकास। प्रदेश में कृषि एवं हॉर्टिकल्चर की परियोजनाएं त्वरित एवं समयबद्ध रूप से लागू करने, कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग बढ़ाने तथा कृषक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY रफ्तार की तर्ज पर राजस्थान कृषि विकास योजना RAJ-KVY राजस्थान एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिशन का गठन कर लागू करने की घोषणा करती है। इस वर्ष RAJ-KVY हेतु 650 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को आधुनिक तकनीकी आधारित यंत्रों यथा पावर टिलर, डिस्क प्लाव, कल्टीवेटर, हैरो, रीपर आदि हेतु 200 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही इस वर्ष 500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्य को बढ़ाकर 1000 करते हुए मोबाइल ऐप के माध्यम से हायरिंग सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। राज्य में उन्नत तकनीक के ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट, प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल फार्म पॉन्ड तथा ड्रिप स्प्रिंकलर आदि को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों को प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित करने के लिए 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में 2-2 क्लस्टर्स विकसित किए जाने प्रस्तावित हैं। इस पर 120 करोड़ रुपए व्यय होंगे। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कृषि भूमि धारकों SC, ST, BPL श्रेणी के परिवारों को व्यक्तिगत लाभ की श्रेणी में फार्म पॉन्ड्स, डिगी, फलदार पौधारोपण, मेड़बंदी इत्यादि कार्यों पर लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। पिछली सरकार ने प्रदेश में जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए मात्र कोरी घोषणाएं की थी, जो कि धरातल पर नहीं उतरी। राज्य में जैविक एवं परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष कृषकों को सभी आवश्यक सहायता एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल फार्मिंग बोर्ड का गठन किया जाएगा। जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु जिलों में यूनिट्स एवं लैब्स की स्थापना की जाएगी। ब्लॉक स्तर पर 50-50 कृषकों को गौवंश से जैविक खाद उत्पादन करने हेतु गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना प्रारंभ करते हुए 10,000 रुपये प्रति कृषक तक की सहायता दिए जाने की घोषणा करती है। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत गोवर्धन परियोजनाओं, कंपोस्ट पिट एवं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्लांटेशन आदि कार्यों पर 197 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में नमो ड्रोन दीदी योजना में 1000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कृषि कार्य हेतु उपलब्ध करवाए जा रहे ड्रोन्स पर सहायता देने के साथ ही नैनो यूरिया एवं पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करने पर 2500 रुपये प्रति हेक्टेयर सब्सिडी उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। किसानों को सॉइल टेस्टिंग, फसलों के संबंध में जानकारी तथा कीटों रोगों के उपचार आदि के लिए विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु समस्त जिला मुख्यालयों पर 2 वर्षों में एग्री क्लिनिक स्थापित किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस पर लगभग 21 करोड़ रुपए का व्यय होगा।
किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों तथा साथ ही 5000 युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। वर्तमान में संचालित 9 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की संख्या चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 18 की जाएगी। एग्री स्टैक के माध्यम से किसानों को स्वतः फसल गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सहकारिता एवं कृषि विपणन। प्रदेश में किसानों को सशक्त एवं समृद्ध बनाए जाने में सहकार आंदोलन कोऑपरेटिव मूवमेंट की महती भूमिका है। वर्षों से चले आ रहे कोऑपरेटिव कोड्स को और अधिक रेलेवेंट बनाए जाने की दृष्टि से नवीन कोऑपरेटिव कोड्स लाए जाने प्रस्तावित हैं। मैं इस वर्ष 23,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत 5 लाख नए किसान भी ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु 736 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान पर व्यय किए जाएंगे। इससे लगभग 35 लाख किसान लाभान्वित होंगे। भूमि सुधार के लिए सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले दीर्घकालीन कृषि ऋणों का दायरा बढ़ाते हुए गत वर्ष में वितरित लगभग 50 करोड़ रुपए के ऋण को दुगना कर 100 करोड़ रुपए के ऋण दिए जाने की घोषणा करती है। दीर्घकालीन कृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले काश्तकारों को 2% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी दिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही दीर्घकालीन सहकारी या कृषि नॉन फार्मिंग ऋणों पर 5% का ब्याज अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु लगभग 64 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। प्रदेश में किसानों को मार्केटिंग व्यवस्था सुलभ कर सशक्त बनाने की दृष्टि से चरणबद्ध रूप से 500 नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस FPOs बनाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही सहकारी संस्थाओं की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 से 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 35 करोड़ रुपए व्यय होंगे। साथ ही प्याज भंडारण संरचना का निर्माण हेतु 2500 किसानों को लगभग 22 करोड़ रुपए की सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश में नवीन मंडियों की स्थापना एवं विस्तार किए जाने की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूँ। पशुपालन एवं डेयरी। प्रदेश में पशुपालन की अपार संभावनाएं हैं। राज्य के 80 लाख परिवार पशुपालन एवं संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर हैं। पशुपालन संवर्धन, संरक्षण एवं विकास हेतु 250 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत पशु चिकित्सा एवं पशुओं में नस्ल सुधार सेवाओं के विस्तार तथा बेहतर पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने हेतु दुधारू पशुओं के उन्नत नस्ल विकास एवं आवारा नर गौवंश की समस्या के निस्तारण के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना के तहत दी जा रही अनुदान राशि 50 से बढ़ाकर 75% की जानी प्रस्तावित है। इससे लगभग 2 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे। प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 125 पशु चिकित्सकों तथा 525 पशुधन सहायकों के नए पदों का सृजन किया जाएगा। प्रदेश में विभिन्न पशु चिकित्सा
संस्थान खोले जाने के साथ साथ आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्य करवाए जाएंगे। इन संस्थानों एवं कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। गत सरकार द्वारा प्रदेश में पशुपालकों के लिए पशु बीमा योजना की मात्र कागजी घोषणा की गई थी। अब मैं पशुपालकों के हितों का ध्यान रखते हुए चरणबद्ध रूप से दुधारू पशुओं के साथ साथ अन्य पशुओं को भी सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत प्रथमक 5-5 लाख दुधारू गाय, भैंस, 5-5 लाख भेड़, बकरी तथा 1 लाख उष्ट्रवंश ऊंट का बीमा किया जाएगा। इस पर कुल 400 करोड़ रुपए का व्यय होगा। पशुपालकों की सुविधा के लिए वर्तमान में प्रदेश के 7 जिलों में राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इसका विस्तार करते हुए अब मैं शेष जिलों में चरणबद्ध रूप से पशु मेले आयोजित किए जाने की घोषणा करती हूँ। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले राज्य पशु ऊंट की संख्या में लगातार कमी चिंता का विषय है। प्रदेश में उष्ट्र विकास एवं संरक्षण के दृष्टिगत ऊंट संरक्षण और विकास मिशन शुरू किया जाएगा। नवजात ऊंट के पालन पोषण के लिए ऊंट पालकों को दी जाने वाली सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिवर्ष की जाएगी। प्रदेश के उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त दूध व मिल्क प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराने तथा मिल्क प्लांट्स की स्थापना, अपग्रेडेशन एवं विस्तार करने के उद्देश्य से सरदार शहर चुरू, रानीवाड़ा सांचौर, झालावाड़, भरतपुर, नागौर तथा बीकानेर में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स का लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेडेशन व सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। पाली में 30 मैट्रिक टन क्षमता का 95 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित किया जाएगा। कोटा में कैटल फील्ड प्लांट 25 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन को आश्वस्त करना चाहूँगी कि हमारी सरकार के इस कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों की खुशहाली व प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए हमने जो संकल्प लिए हैं उन्हें सबके सहयोग से समयबद्ध रूप से साकार करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन तथा माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। देकर अच्छी शिक्षा